भाई एक शब्द है आपका अर्थशास्त्र और दूसरा है अर्थव्यवस्था। ओके, इनमें से आपके सिलेबस में क्या है भाई? हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इधर इकोनॉमिक्स और दूसरा कौन सा है? इकोनॉमी। दूसरा कौन सा है भाई? इकोनॉमी। सिलेबस में कौन सा है? दोनों है? है? अरे सिलेबस तो देख के आए होंगे, कौन सा है बताओ। दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक ही नहीं है ये? है? चलो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से। अच्छा, इसको पढ़ते हो आप? हाँ, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस शब्द का मीनिंग देखें अपन अर्थशास्त्र वाले को, तो इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो कौन सा है? अर्थ, और दूसरा शास्त्र। अर्थ की बात करें तो अर्थ का मीनिंग होता है धन या फिर संसाधन। धन या फिर क्या होता है भाई? संसाधन। धन तो आप सभी जानते हो। संसाधन का मीनिंग होता है जो भी आपके लिए यूजफुल हो, वो सब चीजें क्या होती हैं? संसाधन। अब ये बोर्ड आपको पढ़ने में काम में आ रहा है, रूम आपको बैठने के लिए काम में आ रहा था, टेबल्स वगैरह हैं, फैन वगैरह हैं, ये सब आपके लिए फैसिलिटी रूप में, तो सब के सब आपके लिए क्या होंगे? संसाधन होंगे। ओके, जो भी चीज आपके लिए यूजफुल है वो सब के सब क्या है भाई? रिसोर्सेज है। और धन आप जानते ही हो। दूसरा वर्ड है यहाँ पे कौन सा? शास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या भाई? एक डॉक्यूमेंट, एक पुस्तक। ठीक है, और जिस पुस्तक के अंदर कुछ क्या लिखे हुए हैं भाई? सिद्धांत लिखे हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल लिखे हुए। और ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? धन या संसाधन से संबंधित। यानी एक ऐसी पुस्तक जिसमें धन या संसाधन से संबंधित सिद्धांत देखने को मिलते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं? अर्थशास्त्र। कैसे सिद्धांत? धन का कब यूज किया जाए, किसके लिए यूज किया जाए, कितना यूज किया जाए, क्यों यूज करना है, इससे संबंधित जो भी प्रिंसिपल है वो आपको इस इकोनॉमिक्स नामक डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिद्धांत क्यों बनाने पड़ते हैं? सिद्धांत इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो संसाधन है, ये संसाधन क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और मनुष्य जो है, अगर मैं उसकी इच्छाओं की बात करूं तो उसकी इच्छाएं कैसी होती है? अनलिमिटेड। उसको सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ इतना संसाधन तो नहीं हो सकते, सबके लिए वितरित करने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए आपको कुछ क्या बनाने पड़ेंगे? प्रिंसिपल्स वगैरह। इसके अलावा आपने हिस्ट्री के अंदर इस वर्ड को पढ़ा होगा। एंसेंट हिस्ट्री के अंदर आपने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक पढ़ी, और ये पुस्तक किसकी है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब एक ही व्यक्ति के नाम है। वो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कंप्लीट एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है। ओके, वो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है। उस समय राजतंत्र में राजा राज्य को किस प्रकार से गवर्न करे, उससे रिलेटेड है वो। हालांकि उस समय की आर्थिक स्थितियों पे भी बात की गई है, बट सिद्धांतों पे ज्यादा बात नहीं है। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? आर्थिक गतिविधियों वाला, धन या संसाधन से संबंधित जो गतिविधियां। ठीक है, तो एक तो ये वर्ड है। दूसरा है आपका कौन सा भाई? अर्थव्यवस्था। इस वर्ड को देखे थे, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो। एक तो कौन सा है? अर्थ, और दूसरा व्यवस्था। अर्थ का सेम मीनिंग होता है कौन सा भाई? धन या संसाधन। और एक वर्ड कौन सा हो गया? व्यवस्था। व्यवस्था बेसिक, आप किसी भी चीज को अरेंज करते हो, लाइक दैट ये क्लास। इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है आपको, तो बच्चों को एक क्रम से बैठाए थे। फैल के बैठेंगे तो क्या होगा? कम लोग बैठ पाएंगे। या मैं थोड़ा और डेप्थ में इसमें देखूं। ठीक है, तो व्यवस्था के लिए हम ये देख सकते हैं, एक तो वर्ड कौन सा था? अर्थ। इसका मीनिंग तो हमने क्या निकाला भाई? धन या संसाधन। और दूसरा व्यवस्था। किसी भी क्षेत्र के अंदर एक तो वहां पे क्या होते हैं भाई? संसाधन, और दूसरा उस क्षेत्र में रहने वाले
कुछ क्या होंगे, नागरिक। दो चीजें होती हैं। अब संसाधनों के अंदर मिनरल्स, नॉन मिनरल्स वाले सभी चीजें आएगी। वहां रहने वाली जो आबादी है उसको हमने क्या कह दिया है, नागरिक। सरकार कोशिश करती है कि इन संसाधनों का आवंटन किसको किया जाए, नागरिकों। क्योंकि नागरिकों को अगर संसाधन मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, तो इनसे उनकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, बेहतर होगी। ओके। तो सरकार जो है, जो भी सत्ता होगी, सत्ता कैसी भी हो सकती है, तानाशाही हो, राजतंत्र हो, या डेमोक्रेसी हो, कोई भी हो, जिसके पास में कंट्रोल है, ओके, इन संसाधनों पर, वो इन संसाधनों का वितरण किसको कर रही है, नागरिकों। किस उद्देश्य से, कि अगर नागरिकों को संसाधन मिलेंगे तो इनका वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सकेगा, इनका क्या होगा, कल्याण। क्योंकि अगर इनको संसाधन नहीं मिले तो कल्याण कैसे होगा। ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, व्यवस्था। इसमें कोई सरकार होगी, वो संसाधनों का आवंटन करेगी, इसको, नागरिकों को, जिससे इनका क्या हो सके, कल्याण हो सके। बट ये व्यवस्था ही है। ये अर्थव्यवस्था कब बनेगी, जब इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के क्या लेना देना। ये सब्जेक्ट बात ही किसकी करता है, पैसे की। ठीक है। सरकार जब इन संसाधनों का आवंटन करे तो पैसे का लेन देन होना चाहिए इसके अंदर, अदरवाइज ये व्यवस्था होकर रह जाएगी। अभी आपने पैसा दिया है तो मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, तो ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अगर आपने पैसा नहीं दिया होता और मैं वैसे पढ़ा रहा होता तो फिर ये व्यवस्था है, ये सोशल सर्विस वाला है। और सोशल सर्विस नामक चीज अपन है नहीं करते। अपने क्या चाहिए, पैसा। ये भी कैसी है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है। अब भी अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका अपन कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार वितरण होता है। जैसे ये देखो, मैं कहूं भूमि, लैंड, सब मानते हो ये एक संसाधन है, संसाधन है भूमि। ठीक है। सरकार ने भूमि जो है वो अलॉट कर दी किसको, किसानों को। किसान इस पे क्या करेगा भाई, खेती, और इससे इसको जो प्राप्त हुआ, अपना जीवन यापन, और साथ में बेच करके कुछ इनकम भी होगी, जीवन स्तर बेहतर होगा इसका। हमने कहा था व्यवस्था के अंदर दो चीजें हैं, एक तो क्या है भाई, संसाधन, ये लो संसाधन, ये किसान, ये कौन हो गए भाई, आपके नागरिक हो गए। इस भूमि का आवंटन किसने किया, किसानों को, सरकार ने, सत्ता ने आवंटन किया। ठीक है। इससे इन्होंने खेती की, आय प्राप्त हुई, इनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हुई, तो मैं कह सकता हूं इनका वेलफेयर सुनिश्चित हुआ, कल्याण हुआ। ये तो था, संसाधन थे, नागरिक है, क्या हो गया, वेलफेयर। तो सरकार ने ये जो भूमि वितरण करने के लिए जो भी पॉलिसी अपनाई, कहां गया, आगे। हाँ। अब ये भूमि जो वितरण की जाएगी किसानों को, किस आधार पे, किस किसान को कितनी मिलेगी, उसके लिए कुछ नियम कानून बनाने होंगे, पॉलिसी बनानी होंगी, और वो सब किसका हिस्सा है, आपका अर्थव्यवस्था। क्लियर है। अब अपन वापस इस चीज के ऊपर, आपके सामने दो शब्द थे, एक अर्थशास्त्र था, दूसरा अर्थव्यवस्था। ये तो पुराना वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पुराने नियम कानून देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से धन का यूज होना चाहिए। और वर्तमान में सरकार जो पॉलिसीज अपना रही है, ठीक है, जिसके आधार पे लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करना है, वो सब किसका पार्ट होती है, अर्थव्यवस्था की। आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन है कौन सा, अर्थव्यवस्था, ना कि अर्थशास्त्र। करंट मार्केट होता है अर्थव्यवस्था, आज के दिन में क्या चल रहा है। लेकिन ये वर्ड जो है अब भी कंप्लीट नहीं है। आपने अगर सिलेबस देखा हो
तो क्या सिलेबस में अर्थव्यवस्था लिखा हुआ था? उसमें लिखा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था। बिना क्षेत्र के नाम के कहीं भी अर्थव्यवस्था वर्ड नहीं मिलेगा। आप कोई पुस्तक भी उठा के लाइए मार्केट से, अकेली अर्थव्यवस्था की पुस्तक नहीं, अर्थशास्त्र की मिल जाएगी आपको। अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक होगी उसके नाम के आगे भारतीय या ग्लोबल, यूएसए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, यूपी इकोनॉमी, इस प्रकार से आएगा। यानी अर्थव्यवस्था वर्ड जब तक आप क्षेत्र नहीं बताओगे तब तक वो वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। और ऐसा क्यों करना है भाई? क्योंकि आप ये तो बताओगे ना कि संसाधन किसके हैं। आप संसाधनों का आवंटन कर रहे हो, कहीं संसाधन इंडिया के हैं, आवंटन हो गया किसको? पाकिस्तान को, फायदा इनको हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना करेंगे। किस एरिया के हैं ये संसाधन? ठीक है, भारत के हैं, तो फिर ये इकोनॉमी कैसी? इंडियन इकोनॉमी। ये राजस्थान का क्षेत्र है तो ये किसकी? राजस्थान की। और आपके सिलेबस में दोनों मेंशन है, एक तो इंडियन इकोनॉमी और दूसरी कौन सी है? राजस्थान। इंडियन इकोनॉमी की अगर सिलेबस को देखें, ठीक है, चाहो तो मैं आगे उसमें पढ़ाऊं या सिलेबस को डिस्कस करूं? करना है सिलेबस को, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले जो है उनके इंडियन इकोनॉमी पार्ट है, और जिनके 10+2 है उनके लिए ओनली कौन सी है? राजस्थान वाली, ठीक है। उनके इंडियन इकोनॉमी का कोई पार्ट है ही नहीं। अब इंडियन इकोनॉमी वाले के अंदर क्या क्या सिलेबस में है, इस चीज को थोड़ा देखें। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिक इंट्रोडक्शन से तात्पर्य किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो पूंजीवादी है, साम्यवादी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह है, वो सब टाइप्स लिखे हुए। देन इसके बाद में एक टॉपिक जो है वो आपका लिख रखा है बैंकिंग। कौन सा है भाई? बैंकिंग। बैंक जानते हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें पैसे जमा करवा लो और जरूरत हो तो उससे पैसे उधार ले लेना। जमा कराओगे तो तुमको क्या देगा? ब्याज देगा उस पे, और जब आप उससे उधार लोगे तो आपसे क्या लेगा? वसूले। ठीक है, ये लो इंस्टीट्यूट है। एक्स्ट्रा मनी इसमें क्या करवा देना? डिपॉजिट। और जरूरत पड़ जाए तो इससे क्या ले लेना? लोन। तुम लोन लोगे तो तुमसे वसूलेगा ये ब्याज। ओके। और जब तुम जमा करवाओगे तब भी ये तुमको क्या देगा भाई? ब्याज। ठीक है, ये जब ब्याज वसूलता है तुमसे तब ज्यादा वसूलता है। इसकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है? ज्यादा, और इसकी क्या होती है? कम। अगर मैं इसको मान लो IR1 इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, और इसकी इंटरेस्ट रेट कितनी मान लेते हैं? IR2, तो ज्यादा कौन सी होगी हमेशा? IR2। IR2 इज ग्रेटर देन IR। क्यों? क्योंकि इसको लाभ भी तो कमाना है। बैंक है, उसका पूरा संचालन है, उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह का रेंट देना है, बाकी सब चीजें हैं, उसका खर्चा कहां से निकालेगा? तुमसे निकालेगा। यही सोच। एक तो बैंक वाला देखेंगे अपन। बैंक में भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से बैंक हैं? सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक वगैरह। देन इसके अलावा बैंकों का एक माई बाप है जिसका नाम कौन सा है? RBI। जैसे तुम्हारे माई बाप है वैसे बैंकों का माई बाप कौन होता है? RBI। तुम्हारे लिए RBI क्या कोई बैंक है? RBI तुम्हारे लिए बैंक है? तुम्हारे लिए बैंक कौन होगा? जो तुमको पैसे जमा करे, तुम्हारे जरूरत पड़ जाए तो तुमको क्या दे? लोन दे। RBI ना तो तुम्हारे पैसे जमा करता है, ना ही तुमको लोन देता है, तुम्हारे अकाउंट ही नहीं खोलता है, तो तुम्हारे लिए बैंक नहीं है। RBI क्या है तुम्हारे लिए? एज ए रेगुलेटरी बॉडी जो भारत में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। बैंक, नए बैंकों को लाइसेंस देना हो, किसी बैंकों के लाइसेंस रद्द करने हो, पैसे जारी करने हो, जिसके लिए तुम बैठे हो ना यहाँ पे, नौकरी लग जाए, पैसे कमाएंगे, पैसे कौन जारी करता है? RBI। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे अपन RBI वाले काम। देन एक टॉपिक जो है वो आपका है इन्फ्लेशन।
कौन सा है भाई? इन्फ्लेशन, महंगाई। ओके, महंगाई क्या होती है? सामान्य समनिंग होता है, कीमतें क्या हो जाए? बढ़ जाए। 100 रुपए की वस्तु थी, वो कितने की हो गई? 110 की। तो ये जो 10% कीमतें बढ़ी, उसको क्या कहेंगे? महंगाई कहेंगे। और महंगाई तुम्हारी लाइफ को प्रभावित करती है। जिंदगी में डेली कुछ ना कुछ तो खरीदते हो, और कुछ ना कुछ खरीदोगे तो पैसा जेब से लगेगा, तो डायरेक्ट तुम्हारी जेब पे प्रभाव डालेगा। कितनी महंगाई चल रही है, इस महंगाई को काउंट कैसे किया जाता है, वो सब चीजें देखें। कई बार अपन देखते हैं भाई अभी बारिश का समय आएगा, कुछ जो सब्जियां वगैरह उनकी कीमतें खूब बढ़ जाए। याद आता हो 2023 में हाल टमाटर के भाव हो गए थे 250 रुपए किलो। क्या वो महंगाई थी? महंगाई थी क्या वो? महंगाई, महंगाई का मीनिंग होता है ऑन एन एवरेज मार्केट में कीमतें बढ़ जाए। वो तो अकेली किसकी कीमतें बढ़ी थी? टमाटर की। ये ओनली प्राइस राइज होता है, अकेली किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है कोई कारणवश। उस समय प्री मानसून हैवी रेनफॉल हुआ था, टमाटर का पौधा ही आता है था अक्सर, निपट गए सारे, टमाटर ही नहीं है मार्केट में, तो कीमत बढ़ेगी। जैसे ही टमाटर 2 महीने की फसल होती है, वो दोबारा आ गई, सामान्य भाव हो गए थे, ज्यादा दिन नहीं रहा था वो। ओके, तो एक अपन देखेंगे कौन सा? महंगाई। महंगाई कितनी क्या चल रही है, उसके मापने के क्या तरीके होते हैं। लाइक दैट 2 सूचकांक होते हैं इसके अंदर, एक कौन सा है? WPI, और एक कौन सा है? CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तुम्हारे गली मोहल्ले में जो दुकान है, उस पे लास्ट ईयर की तुलना में कितनी कीमतें बढ़ी है, वो तो कौन सा है? CPI। बड़े गोदाम मंडी वगैरह, इनमें कीमतें कितनी बढ़ी है, वो कौन सा होता है? WPI। दोनों प्रभावित करेंगे आपको, दोनों। एक उसके बाद में आपका टॉपिक आता है यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल, एक तो तुम्हारी इनकम होती है, साल भर में तुमने कितना क्या कमाया, वो तुम्हारी क्या होगी? इनकम। और इनकम का मीनिंग होता है आपने कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन किया, उसके बदले में जो आपको प्राप्त हुआ, वो क्या होती है? आपकी इनकम। आपने किसी से उधार लिया तो पैसा तो आया, बट क्या वो इनकम है आपकी? वो तो वापस लौटाना है आपको, और विद इंटरेस्ट लौटाना है। आपने काम किया था, आपने कोई सेवा दी किसी को, आपने कोई वस्तु बेची, उसके बदले में जो पैसा मिला, वो आपकी क्या होती है? इनकम होती है। देश की भी इनकम होगी कुछ, तो साल भर में जितने लोग कमा रहे हैं, जितना भी, उसको जोड़ दो, वो क्या है? नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम देखने के लिए हम टर्म पढ़ेंगे कौन सी? लाइक दैट GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, etc। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिक मीनिंग ये मान के चलो, साल भर में जो उत्पादन होता है देश में, उस उत्पादन को क्या बोलते हैं? GDP। आगे की कहानी देख लेंगे बाद में। अभी जहां भी आपको GDP टर्म दिख जाए, एक ही मीनिंग आना चाहिए, कौन सा भाई? उत्पादन। जितना भी देश में उत्पादन हुआ, वो क्या होती है? GDP। एक टॉपिक है आपका बजट। क्या? बजट। बजट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखा जो का अपना भाई, आम आदमी भी करता है ना कि यार महीने में इतने कमाए, मैंने इतने खर्च हो गए, पूरा हिसाब किताब रखता है। सरकार भी रखती है अपना, साल भर में सरकार के पास कितना रुपए आया और कितना उसने खर्च किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? बजट। साल भर में पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आ सकता है गवर्नमेंट के पास, चाहे वो तुमसे इनकम टैक्स वसूलती है, कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स वसूलती है, तुम सामान कुछ खरीदने जाते हो मार्केट से, तो सबके ऊपर क्या दे के आते हो आप? GST। ये सारा पैसा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। कुछ सरकारी कंपनियां वो कमा के देती है। अब इस पैसे को सरकार तुम पे खर्च करेगी। खर्च करने के लिए क्या कर सकती है सरकार? रोड बनवा दी, कोई हॉस्पिटल बनवाया है, कोई स्कूल वगैरह खोली है, सरकारी कर्मचारी उनको सैलरी वगैरह देने पे खर्च कर दिया, या महिलाओं के लिए कोई स्कीम लेकर के आ गई, बच्चों के लिए कोई स्कीम लेकर के आए, वृद्ध लोग जो है उनके लिए पेंशन वेंशन की स्कीम,
इन सब पे सरकार क्या करती है, खर्च करती है। बजट में हम पढ़ेंगे कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा खर्च किया। तो पैसा आता है, मोदी जी अपनी जेब में लेकर के नहीं जा सकते, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ठीक है, एक ये लेके जाते हैं क्या, देखे क्या मोदी जी थोड़े बहुत। हाँ भाई, एक दिस हो गया। देन इसके अलावा अपन देखें तो एक टॉपिक है आपका पुअर्टी, ठीक है, और एक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी। ये तो पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, बेरोजगार तुम हो, ठीक है, क्या क्या करे, मैं भी हूं, अरे मैं तो सेवा दे रहा हूं ना, मैं कैसे बेरोजगार हुआ। ओके, जो काम नहीं कर रहा वो क्या है, बेरोजगार है। और काम नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं है तो क्या हो, गरीब भी हो। ओके, हाँ भाई, एक तो अपन देखेंगे बेरोजगारी, देश में कितनी क्या बेरोजगारी, किस स्तर पे, तो मजाक की बात होगी, ठीक है। और दूसरा, लोग बेरोजगार होंगे तो उनके पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं है तो वो क्या होंगे, गरीब होंगे, ठीक है। एक हमें देखनी है गरीबी, किस प्रकार की गरीबी। ये मोटे तौर पर आपका क्या है, सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक। छोटे मोटे और टॉपिक्स है, बट मोटे तौर पर दिस वाला ही चलने वाला, ठीक है। देन उसके बाद में एक कौन सा है भाई, राजस्थान इकोनॉमी, दोनों के लिए ही है, चाहे वो आपके सीटी वाले हों 10+2 या फिर ग्रेजुएशन वाले, दोनों के अंदर आए। ये जो राजस्थान इकोनॉमी वाला पार्ट है, ये वास्तव में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक रिव्यू या सर्वे। बजट आता है, बजट से एक दिन पहले सरकार एक डॉक्यूमेंट देती है, आधा 300-400 पेज का मोटा सा, जिसमें सरकार ये बताती है कि वर्तमान में हमारी हालत कैसी है, कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्या लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, किन लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, पूरा राजस्थान की जो गतिविधियां चल रही हैं आर्थिक, उन सब के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है। अब इसके अंदर एक तो सरकार बताती है कि राजस्थान में कितना क्या उत्पादन है, राजस्थान की जीडीपी वगैरह, महंगाई वगैरह कैसी क्या चल रही है। देन इसके अलावा सरकार अलग अलग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं, कितना उनका उत्पादन है, ठीक है, देश में क्या भागीदारी है राजस्थान की फसलों के उत्पादन में, चाहे वो सरसों की बात करें या बाजरे की बात करें, मोटे अनाज की, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब में पूरे भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी के बीज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हो, चाहे किसानों को पेंशन देने के लिए योजना चला रही हो, चाहे किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर वगैरह या थ्रेसर वगैरह वो सब उपलब्ध करवा रही है, चाहे किसानों को सब्सिडी पर खाद वगैरह उपलब्ध करवा रही हो, डीएपी, यूरिया, ये सब सब्सिडी पे आता है, ठीक है। या मार्केट एक्सेस के लिए क्या कर रही है किसानों के लिए, तो वो जो योजनाएं हैं वो दी गई है एग्रीकल्चर वाली। देन इसके बाद में एक टॉपिक आपका कौन सा है, इंडस्ट्री वाला, राज्य में कौन कौन से उद्योग है, किस किस प्रकार के, मुख्य रूप से उन उद्योगों में कितना क्या उत्पादन हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल के हैं, चाहे मैं कहूं आपके टेक्सटाइल वाले हो गए, ठीक है, या पत्थर वाले जो मार्बल वगैरह ये सब हो गए, ये सारी चीजें। देन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि तुम लोग जो 150 करोड़ हो गए हो, तुमको क्या चाहिए, रोजगार, और रोजगार कहां मिलेंगे, इंडस्ट्री के अंदर। भाई गवर्नमेंट तो एक लिमिटेड रोजगार दे सकती है, बड़े स्तर पे रोजगार जो है वो क्रिएट कहां से होंगे, इंडस्ट्री से। इसके लिए राज्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री है, सरकार क्या कर रही है उसके लिए, चाहे वो एमएसएमई पॉलिसी लेके आना हो, चाहे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी वगैरह होगी, राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी है, अलग अलग सेक्टर के लिए सरकार कौन सी नीतियां है, मुख्य रूप से क्या है, योजनाएं। देन एक जो है वो आपका है सर्विस सेक्टर,
सर्विस सेक्टर में बात करती है सरकार किसकी? पर्यटन की। घूमने आमने जाना। राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूरे भारत में सबसे समृद्ध स्टेट है। कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा घूमने के लिए, चाहे वो ज्योग्राफिकल तौर पे जाइए, चाहे कल्चरल तौर पे जाइए। ज्योग्राफी चल रही होगी, चल रही है ना? पुनिया जी पढ़ा सर ने, सर ने आपको बताया वो, ये लो राजस्थान, ये है कौन सी क्या? हाँ मैप से बताया ना, ऐसा ही तो मैप है, विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या है? सर ने पूरा बनाया था क्या मैप वाला? हाँ डाउनलोड हो, अरे वो बना भी सकते हैं। अपने को इकोनॉमिक दृष्टिकोण चाहिए तो रफ वाला चाहिए अपने को, ठीक है। ज्योग्राफी में सर डिटेल वाला करे। ये अरावली वाला, किसी को घूमने जाना है पहाड़ों के अंदर, चले जाओ इधर, खूब वाला इलाका। किसी को देखने हैं धोरे, यहाँ चले जाओ, डेजर्ट वाला इलाका। किसी को चाहिए पठारी वाला इलाका या आदिवासी, ठीक है, तो ये पड़ा, इस इलाके में घूम के आ जाओ, खूब आदिवासी मिलेंगे और साथ में पठारी क्षेत्र। किसी को देखने प्लेन मैदानी क्षेत्र, ये पूर्वी राजस्थान पड़ा, लगभग सब मिल जाएगा। हाँ पानी वाले थोड़े कम, बट उदयपुर साइड में जाओगे, मेवाड़ साइड में, तो वहां पे आपको खूब सारी लेक मिल जाएंगी, झील भी। राजस्थान में पुराने फोर्ट्स वगैरह हैं, किले वगैरह हैं, शानदार वाले। राजस्थान की लोकल कल्चर की बात करें, चाहे वो लोग गायन शैलियां हैं, ठीक है, या नाटक वगैरह जो हो गए, वेशभूषा वगैरह है, भाषा वगैरह, इन सब में एक राजस्थान समृद्ध स्टेट है। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पे आएंगे, कि पर्यटक आएंगे 5-4 दिन घूमेंगे, कहीं रुकेंगे, वो होटल वाले का काम चलेगा, खाना खाएंगे ढाबे वाले का, इधर उधर जाएंगे तो गाड़ी वाले का, तो टूरिस्ट गाइड है वो घुमाएगा, उसका काम चलेगा। साथ में जाते वक्त यहाँ का कोई लोकल प्रोडक्ट खरीद के ले जाएंगे, तो वहां पे लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एक सरकार किसकी बात करती है भाई? पर्यटन की। ओके, देन इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान की रूरल इकोनॉमी की बात की। आदि भाई राजस्थान 75% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में। 25 कहाँ रहती है? शहरों में। गाँव के लिए सरकार क्या कर रही है? चाहे वो मनरेगा योजना चलानी हो, चाहे मनरेगा की जगह आजकल कौन सी आ गई है? बीबी जी राम जी, हालांकि लागू नहीं हुई है वो अभी तक। कौन सी लागू है? मनरेगा ही है। और बाकी पंचायती राज के अंदर, यानी मोटे तौर पर राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन सी स्कीम चल रही है वो आपको देखना है। ओके, इसमें ज्यादातर आपको जो है वो सरकारी स्कीम ही पढ़नी है और इकोनॉमिक सर्वे से करवाई जाएगी। क्लियर है? ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कहाँ पे? इस हेडिंग लिखिए, अर्थशास्त्र। सिलेबस आपको सभी सब्जेक्टों के ध्यान होने चाहिए। जब भी तैयारी शुरू करो तो कम से कम रास्ता तो पता होना चाहिए पहले, कहाँ जाना है। एक क्या मेरे भरोसे हो, फिर तो मकई डूबा। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखो तुम नए नए आए हो तो मुझे ध्यान आया एक बात बताना, या तो पहली बार में निकल जाना पढ़ के, यहाँ चक्कर मत काटना इस शहर में। एक बार अगर पहली बार मजे में निकाल दिए ना, तो मान लो 5-10 साल तक ये शहर घुमाएगा इधर ही, तो उसमें कोई मजा नहीं है उस लाइफ का। जेब में पैसा होता नहीं, घर वाले देते उसमें काम चला रहे होंगे, इधर उधर फालतू के भटकते रहोगे। इससे अच्छा है पहली बार के अंदर जॉब लगो और देन बाद में पूरी जवानी पड़ी है जो करते रहना, जेब में पैसा होगा, घूमो जहां जो करना है। फर्स्ट टाइम के अंदर जितना पढ़ा जा सकता है इतना कभी नहीं पढ़ा जाएगा दोबारा, क्योंकि लगता हो पहली बार में चलो थोड़ा देख लेते हैं, अगली बार ज्यादा मेहनत हो, ऐसा कुछ नहीं।
मजा आता है पहली बार वाले में, उसी में ही मेहनत होती है, उसी में करके निकलना है तुमको। दोबारा ये चेहरे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक बार ही दिखने चाहिए कोचिंग में। हाँ वैसे दोबारा आते हैं तो हमको फायदा होता है। क्यों? देखिए भाई, वह विषय, वह विषय जिसमें धन व संसाधन से संबंधित, धन व संसाधन से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख, सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, से अर्थशास्त्र कहते हैं, से अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा लिखो, अर्थव्यवस्था। थोड़ी इजी परिभाषा लिखवा दें उससे भी। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाती है। परिभाषा अपनी मर्जी कैसे बना दे और आसान बना दे। तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाती है। बट क्वेश्चन ये आता है, सर ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं फिर? ठीक है, अगली लाइन में लिखिए आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो दो वर्ड है, एक तो कौन सा है आर्थिक और दूसरा गतिविधि। आर्थिक छोड़ो, पहले देखें कौन सा गतिविधि। जब गतिविधि की बात करते हैं दो प्रकार की एक्टिविटी आपके सामने आती हैं। एक तो होती है कौन सी, उत्पादन, और दूसरी कौन सी होती है, भोग। मुख्य रूप से दो ही एक्टिविटी है। या तो कुछ चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होगा, प्रोडक्शन करना एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है, गतिविधि है। और उस प्रोडक्शन को क्या करना, कंज्यूम करना, वो भी अपने आप में एक है, गतिविधि है। प्रोडक्शन किसका हो सकता है, दो ही चीजों का प्रोडक्शन हो सकता है। क्या तो कोई क्या होगी, वस्तु होगी, गुड्स होगी, या फिर क्या होगी, सर्विस होगी, या कोई सेवा होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। वस्तु जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो सब क्या है, वस्तु है। और जो वस्तु नहीं है वो क्या है, सेवा है। सेवा कैसी होती है मूर्त, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, लेकिन पढ़ा रहा हूं उसको आप देख नहीं सकते, वो क्या है, सेवा है एक। ओके, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या देगा, जो उसने दवाई वगैरह दी वो तो क्या है, वस्तु है। तो उसने एडवाइस दी आपको, वो क्या है। आप वकील के पास गए, वकील आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, अमूर्त फॉर्मेट में होती है, और वस्तुओं को देख सकते हैं, छू सकते हैं। लाइक दैट बोर्ड है, दिस है, दिस है, क्या है, वस्तु में। दो ही चीजें प्रोड्यूस होती हैं, क्या तो वस्तु होगी या फिर क्या होगी, सेवा होगी। तो कंज्यूम कितनी चीजें हो सकती हैं, दो ही हो सकती हैं। प्रोड्यूस हुआ वही तो कंज्यूम करोगे। तो कंज्यूम भी किसका हुआ, क्या तो गुड्स का होगा या फिर सर्विसेज का होगा। ये दो अलग अलग एक्टिविटी थी, इसको प्रोडक्शन करना और इसको कंज्यूम करना। अभी मैं एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं अपनी गतिविधि कर रहा हूं। आप उस सेवा को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आप अपनी गतिविधि कर रहे हो। और इन दोनों गतिविधियों के बीच अगर पैसे का लेन देन हो जाए तो ये कैसी हो जाती है, आर्थिक हो जाती है। अर्थ आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने एक सर्विस प्रोड्यूस की, आपने उस सर्विस को कंज्यूम किया, प्रोडक्शन और कंजप्शन। इसके बदले में आपने दिए पैसे, तब मैं दे रहा हूं आपको ये सर्विस। बीच में किसका ट्रांजिशन? पैसे का। कैसी हो गई ये? अगर पैसे नहीं दिए होते तुमने तो ना तो मैं यहां होता दूसरा देखे एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए क्लास के बाद आप चाय पीने जाते हो, कई बार चाय वाले के पास में जाते हो तो जो भी सामान खरीदते, तो आप चाय वाले के पास गए, आपने चाय वाले से कहा भैया ये लो 10 रुपए एक चाय दो। उसने चाय को प्रोड्यूस किया, चाय बनाई, तो उसने अपनी एक्टिविटी की प्रोडक्शन वाली, ठीक है। आपने बदले में क्या दिया? इसके बदले में पैसा। इसने ये चाय आपको ट्रांसफर कर दी, ओके। आपने चाय को पिया तो आपने चाय कंज्यूम की। कैसी गतिविधि है? आर्थिक है। ये कैसे चल रही है, 5 रुपए में क्यों, 10 रुपए में क्यों, सबके बारे में स्टडी करना क्या होती है? अर्थव्यवस्था। दुनिया भर में सब कोई ना कोई क्या कर रहे हैं? आर्थिक गतिविधि। आप ऑटो से यहां तक आए हो, ऑटो वाले ने आपको सर्विस दी, बदले में आप पैसे दे करके आए हो, वो भी कैसी थी? आर्थिक गतिविधि। कितनी फीस ली जाए, कितनी प्राइस होगी, ये सब निर्धारण किसके आधार पे होगा? अर्थव्यवस्था की पॉलिसी के आधार। ठीक है, देखो इसको, आर्थिक गतिविधि लिखा आपने ऊपर, हाँ, के नीचे इस प्रकार बना लो। दैट इज उत्पादन, प्रोडक्शन, और ये कंजप्शन, भोग। इसका उत्पादन हो सकता है भाई या तो वस्तु का या फिर सेवा का, गुड्स एंड सर्विसेज। देयर बी भोग या तो वस्तु या फिर सेवा, गुड्स या सर्विस। भोग करोगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा। ठीक है, अर्थ लिख दूं या पैसा लिखूं? पैसा लिखूं? पैसा लो। ऐसे मत करना, क्यों पैसा पैसा करते है। वो एक मूवी है शायद, तो पैसा ही पैसा होगा। हाँ भाई, पैसा दोगे तो बदले में ये अपनी वस्तु या सेवा का स्वामित्व क्या करेगा? ट्रांसफर। चाय वाला ने, वो ओनर था, उसने चाय आपको दी, ये तो क्या ट्रांसफर हुआ है इसके बदले में? स्वामित्व, ओनरशिप। स्वामित्व है, ओनरशिप। अरे मैं भाई, आपने चाय वाले को 5 रुपए दिए, उसकी चाय थी, उसने चाय आपको पकड़ा दी, पहले उसके पास ओनरशिप थी, अब किसके पास आ गई? आपके पास आ गई। ठीक है, आप पैसा दोगे तो बदले में स्वामित्व ट्रांसफर होगा, और आप उसको क्या कर सकते हो? कंज्यूम कर सकते हो। हाँ भाई, एक और टर्म लिखिए इसके अंदर बाद में, कौन सी? संसाधन, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वह प्रत्येक वस्तु व सेवा जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। संसाधन कहलाती है। क्योंकि क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु व सेवा जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, संसाधन कहलाती है।
नेक्स्ट देखिए, चूंकि संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं तथा मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती है, मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, अतः संसाधनों का संसाधनों का कुछ लोगों के पास संसाधनों का कुछ ही लोगों के पास सकेंद्रण ना हो, कुछ ही लोगों के पास सकेंद्रण ना हो, मैं बता दूंगा मीनिंग क्या होता है, रुको। सकेंद्रण ना हो, इस हेतु सकेंद्रण, इस सरकार सरकार कुछ नीतियां एवं कुछ लोगों के पास सकेंद्रण ना हो, इस हेतु सरकार कुछ नीतियां एवं नियम तथा कानून बनाती है, नीतियां नियम एवं कानून बनाती है। क्या मीनिंग है इस पूरे? मैंने कहा कि संसाधन क्या है, लिमिटेड है, और लोगों की इच्छाएं क्या होती है, अनलिमिटेड। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा संसाधन हो, और आज के दिन में तो व्यक्ति अपना समाज में स्टेटस ही देखता है कि उसके पास कितने भौतिक संसाधन है। पहले अपन बात करते यार वो कितना ईमानदार आदमी, चाहे वो गरीब हो उसकी इज्जत होती थी। आज के दिन में ईमानदारी गई भाड़ में। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कैसे कमाया आपने पैसा, कैसे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है गांव में कोई व्यक्ति है, बिल्कुल निकम्मा आदमी है, उसने चोरी करके लाया है पैसा या 2 नंबर के धंधे किए, पर उसके पास शानदार गाड़ी बंगलो वगैरह है, सब उसकी इज्जत करते हैं। सबको पता है गलत तरीके से पैसा आया, इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या है, आर्थिक संसाधन। और आज के दिन में रेस्पेक्ट इसी आधार पर मिलती है कि किसके पास कितने संसाधन, एन केन प्रकार कैसे भी कमाओ। अब अगर सरकार कोई कंट्रोल ना स्थापित करे तो क्या होगा भाई? जो पावरफुल लोग हैं वो ज्यादातर संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे, और बाकी लोग जो हैं वो संसाधनों से वंचित रह जाएंगे। अब जो लोग वंचित रह गए वो तो बाद में क्या रह गए, गरीब हो गए, वो अपनी बेसिक लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। तो सरकार कोशिश करती है इन संसाधनों का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी लोगों का अपना जीवन यापन हो सके। एक जगह सारे संसाधन कुछ एक लोगों के पास सेंट्रलाइज ना हो जाए। बड़े उद्योगपति हैं, सारी जमीन उन्होंने खरीद के रख ली, सारी बिल्डिंग वगैरह उन पे कब्जा कुछ एक लोगों का हो गया, सरकार में कब्जा कुछ एक लोगों का हो गया, बाकी लोग जो है तो जीवन यापन कैसे? इसके लिए सरकार क्या बनाती है, समय समय पे नियम कानून। लाइक दैट अपन देखे बजट के, सरकार टैक्स लेती है, पैसे वाले लोगों ज्यादा टैक्स लेती है, और उस टैक्स के पैसे को बाद में किस पे खर्च करती है, गरीब लोगों पे। पैसे वाला था उसके पास खूब पैसे, उससे थोड़ा ले लो, गरीब है उस पर खर्च करो, ये भी ऊपर उठेगा, इसका भी वेलफेयर सुनिश्चित। ओके, सरकार कानून बना देगी। जितनी भी पॉलिसी लेके आती है सरकार, जितने नियम कानून है, वो सब किसका हिस्सा? अर्थव्यवस्था। सरकार किसानों को, गरीब किसानों को पेंशन दे रही है, किसके लिए? इनकी जीवन लाइफ बेहतर होनी चाहिए। सरकार कह रही है किसानों को साल के 6-6 हजार रुपए देंगे, पहले टैक्स से लिया कुछ से, अब गरीब किसानों के लिए तो खर्च कर रही थी। सरकार कह रही है फिजिकल हैंडीकैप है, ये ज्यादा सा काम नहीं कर पाते बेचारे,
इनकी लाइफ भी जीने का अधिकार है, इनको भी एक सम्मानजनक लाइफ, बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो इनके लिए सरकार पेंशन दे, या इनको इधर उधर गाड़ियों में आने जाने की बसों में फ्री करना हो, नौकरियों के अंदर इनको आरक्षण वगैरह की सुविधा कर दे, सरकार इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करे, सरकार इनके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, चाहे वो तिपहिया वाले वाहन टाइप से या जो भी चीजें होती है, कृत्रिम उपकरण वगैरह, वो सब भी देती है सर। सरकार तुमको देती है सस्ता अनाज, जो भूखे लोग हैं उनको क्या दे दो, फ्री में अनाज। कम से कम भूखा तो नहीं मरना चाहिए आदमी, ठीक है। उसके लिए सरकार कानून लेके आई, कौन सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। कितना मिलता है आपको, आपके हिस्से का कितना अनाज है, 5 किलो अनाज पर मंथ मिलता है। अगर आपके घर वाले सरकारी नौकरी में नहीं है तो घर वाले रोटी ना दे, कहना मेरे हिस्से का 5 किलो अनाज अलग कर। ये किसने दिया है, सरकार ने, सरकार मेरे को दिया है, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे लिखी गई। नेक्स्ट, अगला हेडिंग लिखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हाँ भाई, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, कि सब खूब होती है। ये बताओ कि आप आधार क्या बता रहे हो। देखो, मुख्य रूप से हम संसाधनों के आधार पर देखें, उनके वितरण पे, तो एक तो कौन सी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। दूसरा जो है वो आपकी कौन सी होती है, साम्यवादी, या फिर मैं क्या बोलूं, समाजवादी। हालांकि इन दोनों वर्डों में डिफरेंस है कुछ, बट वो डिफरेंस बाद में देखें, एक बार एक साथ लेके चलना है, साम्यवाद और समाजवाद, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ओके। और इधर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कितना टाइम बचा है, 4 मिनट है क्या, नहीं बोलेगा, कल बात करें। हाँ? वैसे तुम जवान जवान से बच्चे लग रहे हो मेरे को, पूरे सुबह सुबह कहाँ उदास दिख रही, अरे तुम दोनों